आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। मतलब किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको डिसोल्यूशन का मतलब बता दें क्या होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद कर दिया जाना, या इसी को बोलते हैं समापन। समापन मतलब अंत, है ना, या फिर कह दीजिए खत्म कर देना। किसको खत्म कर देना? पार्टनरशिप फर्म को। तो आप सभी लोगों को ये मालूम है कि पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट कमाने के ही इंटेंशन से बनाया जाता है, जिसमें कुछ लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस को कैरी करते हैं। उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को वही लोग अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पार्टनरशिप में आप लोगों ने फंडामेंटल पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, लेकिन ये हमारा पार्टनरशिप का लास्ट जो चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन। मतलब हम अब यह सीखेंगे कि अगर कोई फर्म बंद हो रहा है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के इंटेंशन से अगर ऑपरेट कराया जाता है तो उस बिजनेस का रिजल्ट अगर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस को होने वाले प्रॉफिट या लॉस के बारे में नॉलेज हो जाती है, और बैलेंस शीट में उस बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है ये पता चल जाता है। मतलब बिजनेस की कितनी एसेट है और कितना लायबिलिटी है, इसका पता बैलेंस शीट से चल जाता है। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन जिस ईयर में दिखाया जाता है वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर में नहीं शिफ्ट होता है, बल्कि नेक्स्ट ईयर में फिगर चेंज हो जाता है। मीन्स कुछ खर्चे रिपीट होते हैं और कुछ खर्चे नहीं रिपीट होते हैं। जबकि बैलेंस शीट में आप देखे होंगे तो जो असेट्स या लायबिलिटी यहाँ रहती है वो असेट और लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी शिफ्ट होता है, अगर उस लायबिलिटी को पे नहीं किया जाता है या उस असेट को बेचा नहीं जाता है। तो यहाँ दिखता है। इन केस अगर वही लायबिलिटी बढ़ जाए या वही असेट आप खरीद लेते हैं तो फिर उस केस में वो असेट और लायबिलिटी बढ़ भी जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह लें कि जब कभी भी बिजनेस बंद होगा तो पीएल अकाउंट से नहीं बंद करना है, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ प्रॉफिट निकाल लेते हैं और वो प्रॉफिट ला करके इस बैलेंस शीट में रख लेते हैं। बंद किसको करना रहता है? इस बैलेंस शीट को। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है तो उस पार्टनरशिप फर्म के पास जो भी बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन होगी उन्हीं इंफॉर्मेशन को क्लोज कर देना है। कहने का मतलब कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी है और जो असेट्स है उन्हीं को ख़त्म कर देना है। किसको ख़त्म कर देना है? तो फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन असेट साइड में रहेगा, उन्हीं को क्लोज कर देना है। अब अगर हम बात करें लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी में पार्टनर्स के कैपिटल को लिखते हैं, है ना। तो एक तरीके से कहते हैं कि ओनर्स लायबिलिटी को लिखते हैं। तो कोई दिक्कत?
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ओनर्स लायबिलिटी दिखती है, इसके साथ साथ आउटसाइड लायबिलिटी भी दिखती है। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ का मतलब होता है वो लायबिलिटीज़ जो फर्म को पे करना है, बट फर्म के अंदर के लोगों को नहीं बल्कि बाहरी लोगों को। इस लायबिलिटी की बात करेंगे तो ये लायबिलिटी की कैटेगरी बनी हुई है नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। ये दो टाइप की लायबिलिटी होती है। इसके बाद असेट साइड में आएंगे तो असेट्स में भी कैटेगरी बना हुआ है, जिसमें आप पहला नॉन करेंट असेट्स पाते हैं और करेंट असेट्स पाते हैं। इसके बाद इसका टोटल कर दें तो ये आपका बैलेंस शीट बन जाता है। ये चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, दोनों ही केस में यही लायबिलिटी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। अब हमें क्या करना है कि इसी बैलेंस शीट को कर देना है क्लोज। मतलब बैलेंस शीट में जो आइटम दिखाई दे रहे हैं उन्हीं आइटम को करना है क्लोज। तो कौन से आइटम किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज किए जाएंगे वो देखेंगे। तो जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो डिसोल्यूशन के केस में कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो एक तो बनाया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाते हैं कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या दिखाया जाएगा उसको अभी लिख के समझा देते हैं, और ये आप भी अपने कॉपी में बना भी लेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और बैलेंस शीट जो बनता था इसके पहले, अब यहाँ पर बैलेंस शीट को काट करके वहाँ पर कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैश बुक बनेगा, जिसे हम कैश अकाउंट भी कह सकते हैं। अब कभी कभी एक और लेजर बनाने की ज़रूरत होती है, और वो है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ये अकाउंट बनता है, और नहीं तो इस अकाउंट को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली 3 अकाउंट हमें सीखना है: रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज इट इज़ बनेगा जैसा कि पहले से आप बनाते हुए आए हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कैश बुक कैसे बनता है तो ये अगर नहीं आपको मालूम है तो बस इतना जानिए कि बिजनेस में पैसा अगर आएगा तो डेबिट साइड में, और अगर पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दीजिएगा, तो ये कैश बुक बन जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात क्या है यहाँ के लिए कि जब इसको आप बनाएंगे तो इसके डेबिट और क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है। कहने का मतलब कि कैश का जब आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट नहीं दिखाई देता है, दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है। ठीक है, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो समझ जाइए आपने डिसोल्यूशन का कोई क्वेश्चन लगाया वो गलत है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन तीनों में से वो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट, यही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट को सही कर ले जाते हैं तो फिर आपसे कोई भी गलती नहीं होगा आगे। रियलाइजेशन गलत करेंगे तो आगे भी गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक।
अब बात करते हैं कि ये जो बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दिख रही है, इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन रियलाइजेशन में जाएगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा, और कौन सी इन्फॉर्मेशन फेसबुक में जाएगा, और कौन सी इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लायबिलिटी साइड से। किस साइड से शुरू करेंगे? लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड में जो ओनर से रिलेटेड लायबिलिटी होगा फर्म का, वो सब का सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। कहाँ दिखाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दीजिएगा। ठीक। इसके बाद जब आप लायबिलिटी में आएंगे तो लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, या किसी पार्टनर्स का लोन, या किसी पार्टनर्स के रिलेटिव्स का लोन, यही सब दिखेगा। तो जो भी लायबिलिटी दिखे उसमें से सिर्फ एक लायबिलिटी को ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक लायबिलिटी को, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसको आप पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करिएगा। ठीक है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जितना ओनर से रिलेटेड लायबिलिटी है वो सब के सब कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद लायबिलिटी साइड में अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वह अमाउंट उसी का लोन अकाउंट ओपन करके, मीन्स उसी पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा क्रेडिट साइड में। उसमें ट्रांसफ़र करेंगे किस साइड में? क्रेडिट साइड में। बाकी जितनी भी लायबिलिटी बचती है, रिमेनिंग लायबिलिटी जो भी है, चाहे वो नॉन करेंट वाली हो चाहे करंट वाला हो, सभी लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। और रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में करेंगे? तो आंसर होगा क्रेडिट साइड में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे आगे? तो बाई नेम ऑफ लायबिलिटी, नेम ऑफ लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी का नाम हो वही लिखिएगा। तो नेम ऑफ लायबिलिटीज। अब इस लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज आएगी? तो उसमें आप कहेंगे आउटसाइड लायबिलिटी। जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी होगा वो सभी आउटसाइड लायबिलिटीज यहाँ पर दिखाए जाएंगे उनके नाम से। ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट की पूरी लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। ध्यान रखना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 3 कैटेगरी आपको केवल बना देना है। मीन्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जितने भी आइटम दिखते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक तो ओनर से रिलेटेड लायबिलिटी बना दीजिए, एक किसी पार्टनर ने पर्सनल लोन दे रखा हुआ है फर्म को तो उसको अलग कर लीजिए, बाकी सब का सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और सभी किधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं? क्रेडिट में। किधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे? क्रेडिट साइड में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आएंगे असेट साइड में। किधर आएंगे? असेट साइड में। असेट साइड में जब आप आएंगे तो नॉन करेंट असेट्स में 2 टाइप की असेट दिखती है, एक वो जो दिखाई देती है और एक वो जो दिखाई नहीं देती है ना। तो जितनी भी असेट आपके इधर दिख रहे हैं उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। किस साइड में? डेबिट साइड में। किस साइड में? टू लिखेगा नेम ऑफ फिक्स्ड असेट्स, नेम ऑफ फिक्स्ड असेट्स, जितने भी होंगे सबको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक। इसके बाद करेंट असेट्स में आएंगे
तो करेंट असेट्स की भी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको भी यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, यहीं पर उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लिख लेंगे नेम ऑफ करेंट असेट्स। अब आप कहेंगे कि बैलेंस शीट का तो पूरा जो असेट साइड था वो रियलाइजेशन के डेबिट में शिफ्ट हो गया। क्या जैसे लायबिलिटी में हमने देखा था कि कौन रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, उस तरीके से क्या हम असेट साइड में नहीं चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी असेट्स है जो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा? तब आंसर होगा देखेंगे। क्या होगा? देखेंगे। तो क्या देखना है? तो जब आप करंट असेट्स में आएंगे तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये सब पॉइंट दिखते रहते हैं। इनको नहीं ट्रांसफ़र करना है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक, ये ट्रांसफ़र करेंगे तो कैश एंड बैंक बैलेंस को छोड़ करके। अगली बात, बैलेंस शीट के असेट साइड में ही फिक्टिटियस असेट्स भी दिखाई देती है। कौन सी असेट्स? फिक्टिटियस असेट्स भी दिखता है। जब आप ट्रांसफ़र करिएगा तो फिक्टिटियस असेट को भी ट्रांसफ़र नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। ये दो चीज़ को रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफ़र करना है। तो फिर करेंगे कहाँ? क्वेश्चन ये भी बनता है कि करेंगे कहाँ? तो उस केस में जितने भी फिक्टिटियस असेट्स दिख रहे हैं उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, वो भी किस साइड में? तो आंसर होगा डेबिट साइड में। जो भी पीएसआर होगा उसी पीएसआर में बांट करके। और ये जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को यहाँ नहीं ट्रांसफ़र किए तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? तो इसके लिए जो हम कैश बुक बनाएंगे उस कैश बुक में ले जाके दिखा देंगे, मीन्स कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट ये हो गया। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई। तो पहला काम क्या किया गया? ट्रांसफ़र का। क्या कर दिए? ट्रांसफ़र का। कुछ असेट्स हमारा रियलाइजेशन में आ गया, कुछ असेट्स कैपिटल में चला गया और कुछ असेट्स कैश में चला गया। क्लियर? लायबिलिटी में आएंगे तो कुछ लायबिलिटी कैपिटल में चला गया, कुछ लायबिलिटी उस पार्टनर्स के पर्सनल लोन अकाउंट में चला गया और कुछ लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया। और इस तरीके से ये हमारी बैलेंस शीट में दिखने वाली सारी इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर दिया गया है। ये बात क्लियर हो गया? तो सिर्फ बैलेंस शीट की सारी इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर देने से पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है। अगली प्रोसेस क्या शुरू होता है? ये तो ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस हुआ। इसके बाद का प्रोसेस क्या है? तो इसके बाद का प्रोसेस ये है कि फर्म की जितनी असेट्स है पहले उनको बेचते हैं। ये जितनी असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है इन सभी असेट्स को बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। तो बेचने पे लिखते हैं बाई बैंक। क्या लिखते हैं? बाई बैंक। और लिखेंगे सेल ऑफ असेट्स। असेट्स को सेल करने से जो भी पैसा मिलेगा उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई बैंक के नाम से, जो भी अमाउंट आएगा। पहली चीज़, कभी कभी जब असेट्स को बेचा जाता है तो उसी टाइम जो उस फर्म के पार्टनर्स होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये असेट्स हमारे लिए यूज़फुल है तो वो लोग उस असेट्स को नहीं बेचने देते हैं बल्कि असेट्स को खुद ही ले लेते हैं। अगर ऐसा होता है कि फर्म की असेट्स को फर्म का ही कोई पार्टनर ले ले, बेचने ना दे, तो उस केस में बाई बैंक ना लिख करके
तब लिखते हैं बाई जो भी पार्टनर्स ले उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या लिखते हैं? उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और यहाँ लिख लीजिएगा असेट्स टेकन बाय पार्टनर। जो भी पार्टनर असेट्स को ले रखा हुआ है उस पार्टनर्स की कैपिटल को यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया? दो ही केस होगा। फर्म की असेट्स को बेचा जाएगा, बेच के जो पैसा मिलेगा बाय बैंक के नाम से, फर्म की असेट्स को बेचते समय अगर किसी पार्टनर्स को लगता है कि ये असेट हमारे लिए यूज़फुल है तो वो पार्टनर खुद ही ले लेता है, तो उस केस में उस पार्टनर्स के कैपिटल को हम यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया। लास्ट क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि असेट को ना तो बेचा ही गया और ना ही किसी पार्टनर ने लिया, तो उस केस में उस असेट के साथ क्या किया जाएगा? तो जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि कुछ असेट्स को ना तो क्वेश्चन में बोला कि बेचा गया, ना ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई पार्टनर लिया, क्वेश्चन साइलेंट हो गया उस असेट्स के बारे में, तो इसका मतलब उस असेट्स से कुछ भी रियलाइज्ड नहीं हुआ। इसका मतलब आप यही मानेंगे कि उस असेट से कुछ भी वसूल नहीं हुआ। और जब किसी असेट से कुछ भी वसूल नहीं होता है तो उसको सिर्फ ट्रांसफ़र करके छोड़ देते हैं, बाकी पैसा उससे कलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा असेट से। जो भी असेट थी उसको बेच दिए या टेक ओवर करा दिए, नहीं बेचा गया, नहीं टेक ओवर किया गया तो वहीं छोड़ देते हैं। तो एसेट की कहानी ख़त्म हो गई। इसके बाद ये जो लाइबिलिटी है ना, उन लाइबिलिटियों को पे किया जाता है। उन लाइबिलिटी को क्या करते हैं? पे करते हैं। तो इस साइड में लिखते हैं टू बैंक, टू बैंक, और यहाँ लिखेंगे पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जिस लाइबिलिटीज़ को पे किया जाएगा उन लाइबिलिटीज़ को यहाँ पर टू बैंक के नाम से जो अमाउंट पे करेंगे लिख देंगे। ये पॉइंट हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइबिलिटीज़ को पे नहीं किया जाता है, फर्म लाइबिलिटी को पे न करके जितनी लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी फर्म का कोई पार्टनर ले लेता है। कौन ले लेता है? पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर्स लाइबिलिटी पे करने की लाइबिलिटी खुद ही ले लेता है तो उस केस में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। यहाँ लिख लीजिए लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, लाइबिलिटी पे करेंगे, अगर पे नहीं किया गया, किसी पार्टनर ने पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो उस पार्टनर्स का कैपिटल। और हो सकता है कि क्वेश्चन में लाइबिलिटी के बारे में बिल्कुल साइलेंट हो, मतलब क्वेश्चन में ये बोला ही ना हो कि कौन सी लाइबिलिटी फर्म ने पे किया या फिर उस लाइबिलिटी को पार्टनर ने लिया कि नहीं लिया। ऐसा अगर केस आता है तो आप अंडरस्टूड मानेंगे कि लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर असेट्स को बेचने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो असेट को नहीं बेच सकते हैं, लेकिन अगर लाइबिलिटी को पे करने के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि लाइबिलिटी कितने रुपए में पे किया गया, तो फिर जो लाइबिलिटी की वैल्यू होगी उसी वैल्यू से उस लाइबिलिटी को पे कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक के ही नाम से। तो इस तरीके से फर्म की जो असेट्स थी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, उसको यहाँ बेचा गया, फर्म की जो लाइबिलिटी थी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, उसको यहाँ पे कर दिया गया। असेट को टेक ओवर किया तो कैपिटल के नाम से, और लाइबिलिटी को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो कैपिटल के नाम से। इतना लिख देते हैं तो फर्म की जितनी असेट थी उसको बेच के पैसा मिल जाता है
और फर्म की जो लायबिलिटी है वो पे हो जाती है। ये कर लेने के बाद इस रियलाइजेशन पे कभी कभी एक्सपेंस होता है, ये सारी एक्टिविटी करने में कुछ पैसा खर्च हो जाता है, तो उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक के नाम से लिखते हैं एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। इसके बाद आप दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे, और दोनों साइड का जब आप टोटल करेंगे तो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। चाहे प्रॉफिट आए और चाहे लॉस आए, फर्म में जितने पार्टनर हैं उन्हीं पार्टनरों के बीच में उनके पीएसआर में बांट करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब प्रॉफिट आएगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस आता है ये कब आएगा, जब आपका क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट से। दूसरा, अगर लॉस आता है तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट जब ज़्यादा हो जाए किससे, क्रेडिट से, तब होगा। तो इस तरीके से आपका रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर से, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बेसिकली यही सारी चीज़ें बोला जाएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। हाँ, ये है कि ज़्यादातर रिपीट ये होता है। कुछ पॉइंट हैं जो अभी रियलाइजेशन में आएंगे, लेकिन अब उन सारे पॉइंट को अभी डिस्कस करके समझाएंगे तो आपके लिए कन्फ्यूजन का पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को इमेजिनरी वे में अगर जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और हम कंफ्यूज करने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम अजम्पशन बेस पे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फैक्ट के थ्रू पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, बेसिक क्या रियलाइजेशन अकाउंट में आता है वो आपको बता दिए, बेसिक, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। बाकी छोटे मोटे जो कुछ पॉइंट्स हैं वो कैसे यहाँ पे आते हैं वो आपको आगे आपको बताया जाएगा। अभी आप ये परेशान बिल्कुल ना हो, जैसे एक दो पॉइंट किसी के मन में हो कि ये भी रियलाइजेशन में आता है तो ये ना सोचे कि सर तो पढ़ा ही नहीं, गलत पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें आगे आपको बताई जाएंगी। वो अभी इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि हम सारी चीज़ को अगर अजम्पशन करा कभी पढ़ें तो जो लोग पढ़े हैं वो तो समझ जाएंगे कि हाँ ये बात सही है, ऐसा होता है। बट जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल अननोन है अभी इसके बारे में, वो तो टोटली कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए अभी उस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना है, वो आगे किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है कि रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इस साइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस साइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको इरेज करके यहाँ पर आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दें। क्या बनाना सिखा दें? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, दोनों में जो आपकी मर्जी हो। इसको रखते हैं, इसी की हेल्प से अभी कैपिटल अकाउंट समझाएंगे, इसे मिटाते हैं। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। अब इसके बाद देखते हैं कि पार्टनरों का जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो कैसे बनाया जाएगा। तो जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फॉर्मेट तो आप लोगों को मालूम ही होगा। जो भी पार्टनर होंगे हम दो कॉलम लेके चलते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो दो कॉलम से हम काम चलाएंगे। आपकी मर्जी करे 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये पी नहीं है, ये पर्टिकुलर है, शॉर्टकट में लिखे हैं, और ये पार्टनर का नाम है ए और बी, उधर भी ए और बी। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कहाँ से शुरू करेंगे। तो आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में साफ साफ लिखा होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट है। तो जो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में बोला है उसी को आप लिखिएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ये सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट में अमाउंट शो हो रहा है उसी अमाउंट को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आप दिखा दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा कि लायबिलिटी साइड में जितने भी रिजर्व दिखाई दे रहे हैं, कौन रिजर्व, उन सभी रिजर्व को यहाँ आप लिख दीजिएगा बाई रिजर्व ओल्ड पीएसआर में बांट करके। फिलहाल यहाँ ओल्ड और न्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, जो उनका पीएसआर होगा उसी में बांट करके, ऐसे लिख लीजिए, जो उनका पीएसआर है उसी में बांट करके जो भी रिजर्व है उसको ला दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, ओनर से रिलेटेड यही दो चीज़ें होती हैं, ओनर का कैपिटल और जितने भी फर्म में रिजर्व हैं वो रिजर्व भी ओनर का ही होता है, क्योंकि रिजर्व को प्रॉफिट के थ्रू ही बनाया जाता है। मतलब जब फर्म को प्रॉफिट होता है तब रिजर्व बनाया जाता है। तो एक तरीके से रिजर्व प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, और अगर रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा है तो प्रॉफिट तो पार्टनर का ही होता है, तो फिर रिजर्व भी अल्टीमेटली किसका हो जाएगा, पार्टनर का। इसीलिए उनकी कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है, जिससे उनकी कैपिटल बढ़ जाए। बाकी की जो चीज़ें बची हुई हैं वो सब आपने अलग अलग जगह ट्रांसफ़र किया था। जैसे पार्टनर्स का लोन अकाउंट है तो वो उसका सेपरेट लोन अकाउंट खोल के क्रेडिट में, बाकी लायबिलिटी को रियलाइजेशन में, तो लायबिलिटी से हो गया। असेट्स में आएंगे, नॉन करेंट असेट्स जो भी है वो तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि फिक्टिटियस असेट्स जो दिख रही हैं उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। तो फिक्टिटियस असेट्स, जो भी फिक्टिटियस असेट होगा उसी के नाम से लिखिएगा, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक। इसके बाद इसी में ही कभी कभी गुडविल दिखता रहता है। क्या दिखता है, गुडविल। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कुछ लोग गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, और गुडविल को बेच के एक भी रुपया नहीं मिल सकता है तो उसको बेच के कुछ भी नहीं पाते हैं, तो वो एक तरीके से उतने रुपए से प्रॉफिट को कम करता है, और जितने से प्रॉफिट कम होता है उतने से पार्टनर्स का कैपिटल भी कम हो जाता है, तो इस तरीके से कर देते हैं। और कुछ लोग गुडविल को रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफ़र करते हैं बल्कि उसे ख़त्म करते हैं, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ला करके डेबिट साइड में लिख देते हैं तो गुडविल के नाम से, रिटेन ऑफ, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे कर लीजिएगा, कटेगा नहीं नंबर, जैसे आपकी मर्जी। ये अगर लगता है कि रिटर्न ऑफ कैपिटल अकाउंट से करेंगे तो कैपिटल से कर लीजिए, वहाँ करना चाहते हैं तो वहाँ। फिलहाल हम तो कहेंगे कि आप यहीं से कर लीजिएगा, क्योंकि आप पहले से भी ये सीख के आए हैं कि रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद फिक्टिटियस हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। अब अगर हम बात करें कि क्या यहाँ से भी कुछ आने वाला है, तो इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। फिर क्या करेंगे, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, प्रॉफिट होने पे, और अगर लॉस है तो इसमें लिखेंगे टू रियलाइजेशन। इसके बाद आपने अभी जस्ट इसी की जगह पर यही रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, जिसमें आपने देखा था कि कुछ असेट्स को पार्टनर ले रहा था और कुछ लायबिलिटी को पार्टनर ले रहा था। मतलब फर्म की असेट्स अगर बेची जा रही है और किसी पार्टनर को लगा कि ये असेट हमारे लिए यूज़फुल है, तो उसने उस असेट्स को खुद ही ले लिया। तो असेट्स को जब पार्टनर लेगा तो जितने रुपए की असेट फर्म का पार्टनर ले रहा है, उस पार्टनर का फर्ज बनता है कि उतना रुपया ला करके फर्म को दे दे, या फिर उतने रुपए से अपनी कैपिटल को कम करा ले। तो उस केस में पार्टनर फर्म को पैसा ला के नहीं देता है, बल्कि उतने रुपए से अपनी कैपिटल को कम करा देता है। तो यहाँ पर लिखते हैं टू, जो भी पार्टनर असेट लिया है उसी असेट का नाम, तो नेम ऑफ असेट्स टेकन बाय पार्टनर। जो भी असेट्स पार्टनर ने ले रखा है उस पार्टनर का नाम यहाँ पर, सॉरी ये नहीं लिखना है,
एक मिनट, नेम ऑफ असेट्स नहीं, टू रियलाइजेशन। जिस भी पार्टनर ने लिया होगा उसके सामने वो अमाउंट लिख देंगे टू रियलाइजेशन के नाम से। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म की लायबिलिटी को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लिया, तो उस केस में उस पार्टनर्स को उतना पैसा या तो फर्म दे तो वो पार्टनर पे करे, या फिर पार्टनर अपनी जेब से पैसा लगा कर उस लायबिलिटी को पे कर दे और फर्म से बोले कि भैया हमारी कैपिटल इतने रुपए से बढ़ा दीजिए क्योंकि मैंने इतना पैसा अपनी जेब से लगा करके लायबिलिटी पे किया। तो उस केस में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। लायबिलिटी टेकन के केस में, और यहाँ असेट्स टेकन के केस में ये कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद जब हम इसको क्लोज करने लगेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट किसी का ज़्यादा और डेबिट कम आता है तो उसको पे कर दिया जाता है टू बैंक के नाम से। ये तब होगा जब क्रेडिट ज़्यादा हो जाए किससे, डेबिट से। और कभी कभी किसी पार्टनर का क्रेडिट वाला कम हो जाता है और डेबिट वाला ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में उससे पैसा लिया जाता है, उससे पैसा लिया जाता है, उसको दिया नहीं जाता है। और ये तब होता है जब डेबिट ज़्यादा हो किससे, क्रेडिट से। तो इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो जाता है। क्लियर हो गया? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा हुआ है, तो उस लोन को तो कहीं नहीं ट्रांसफ़र किए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उस पार्टनर का सेपरेट लोन अकाउंट ओपन कर देंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जितना उसके लोन में पैसा दिख रहा होगा वही अमाउंट यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से दिखा देंगे। उसके बाद वही पैसा इस साइड में टू बैंक के नाम से पे कर देंगे, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप ये 3 अकाउंट बनाना सीख गए, रियलाइजेशन, पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स का लोन अकाउंट। लास्ट जो हमें सीखना है वो है कैश कैसे बनाएंगे, कैश अकाउंट, है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कैश अकाउंट को कैसे बनाते हैं, कैश अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन के जो इन्फॉर्मेशन होगा उस पे जाएंगे, तो आप देखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में कुछ न कुछ कैश के रूप में पैसा दिखता रहेगा या बैंक के रूप में पैसा दिखता रहेगा। जो भी पैसा दिखेगा उस पैसे को इस कैश अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख दीजिएगा सबसे पहले। ठीक है। इतना काम कर लेने के बाद शुरू करिएगा रियलाइजेशन अकाउंट से। कहाँ से? रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर असेट को बेचा गया था। असेट को बेचने से पैसा फर्म में बताइए आया था या गया था, तो आंसर होगा आया था। जब भी फर्म में पैसा आएगा तो ये बढ़ेगा, तो इनक्रीज होगा डेबिट साइड से, और जब भी फर्म से पैसा जाएगा तो ये घटेगा, तो डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड से। ठीक है। तो जो भी असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में बेचा गया, उन असेट्स को बेचने से जो भी पैसा मिला उसको यहाँ लिखेंगे
टू रियलाइजेशन जो भी अमाउंट होगा यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ असेट्स। ये आप अपनी जानकारी के लिए केवल लिखिए, बाकी एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में टू रियलाइजेशन केवल लिख के छोड़ देना है, ये नहीं लिखना है। ये तो मैं आपको बस इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ताकि आप ये समझ सकें कि ये रियलाइजेशन किस वजह से लिखा गया। ऐसे ही रियलाइजेशन अकाउंट में जब आप देखेंगे तो डेबिट साइड में लायबिलिटी को पे किया गया था। अगर किसी फर्म की लायबिलिटी को पे किया जाएगा तो बोलिए फर्म में से पैसा जाएगा कि आएगा, तो आंसर होगा जाएगा। तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन के नाम से। यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज पेड। इसके साथ साथ रियलाइजेशन में आपने देखा था कि कुछ एक्सपेंस हुए थे, तो उसे भी यहीं पर बाय रियलाइजेशन के नाम से लिख देंगे, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। इतना कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद आप कैपिटल अकाउंट पे फिर आ जाइएगा। जब आप कैपिटल अकाउंट पे आएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कुछ पार्टनरों ने पैसा दिया था और कुछ पार्टनरों को फर्म ने पैसा दिया था, और उसके साथ साथ किसी पार्टनर के लोन को पे भी किया गया था, जो अभी यहाँ लोन अकाउंट बना के दिखाए थे। तो उस केस में बाय पार्टनर लोन अकाउंट यहाँ लिख देंगे और लिखिएगा पेड। लोन जो पे किया जाएगा उसको यहाँ लिख देंगे। फिर पार्टनर ने अगर पैसा दिया तो इस साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये लिख देंगे। और ये क्यों लिखे हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल फर्म में जितना लगा था उससे कहीं ज़्यादा उसका डेबिट बैलेंस आ गया, तो उस केस में उस पार्टनर को पैसा देना पड़ा। तो यहाँ लिखेंगे गिवन बाय पार्टनर, क्योंकि पार्टनर जब पैसा देगा तो फर्म का ये जो कैश है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद कभी कभी पार्टनर्स का कैपिटल फर्म में लगा ज़्यादा है लेकिन डेबिट का टोटल कम आ रहा है, तो उस केस में फर्म उस पार्टनर को पैसा पे करती है, तो उसको इस साइड में लिखती है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे टू पार्टनर, ये लिख देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस केस को क्लोज कर देंगे। जब क्लोज करेंगे तो दोनों साइड का टोटल, इस साइड का टोटल और इस साइड का भी टोटल सेम आएगा। मतलब 1 लाख इसका होगा तो 1 लाख ही इसका भी होगा, दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा। तो आपका ये कैश जैसे ही टोटल हुआ तो आप समझ जाइए कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही सॉल्व किया, क्योंकि डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सही आपने लगाया कि गलत लगाया, ये जानने के लिए दोनों साइड का टोटल बराबर होना मस्ट है, और दोनों बराबर हो जाए तो मतलब आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन कि डिसोल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं और उन अकाउंट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्या दिखाते हैं, कैश अकाउंट में क्या दिखाते हैं। यहाँ नीचे आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बना करके दिखाया गया था, वो कैसे बनाते हैं वो भी आपने देख लिया था। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं
जो रियलाइजेशन में आ जाते हैं, जो कैपिटल में आ जाते हैं, जो इधर आ जाते हैं, बट वो पॉइंट कौन से हैं उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। अभी सारी चीज़ों को इमेजिन करके पढ़ा देंगे तो कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले आप अपना कॉन्सेप्ट सेट करें कि किस अकाउंट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जाती है, बाकी प्रैक्टिस बेसिस पे तो आप सारी चीज़ों को सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको डाउट बनता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपका हो। अब आप हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी बैच ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं, जहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर जो भी पॉइंट है उसको आगे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है, हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।